चाइना टाउन में प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर मीडोज का पीछा किया जा रहा है। वो तेजी से चलने लगता है और जाने से पहले एक पैकेट मेल बॉक्स में डाल देता है। बदकिस्मती से जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है, एक वैन उसे टक्कर मार देती है। वॉल्टर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा रहता है जबकि वैन चली जाती है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स एक पूल में अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी उतनी देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता जितनी देर तक वो रह सकता है, इसीलिए वो उन्हें डांटने के लिए बाहर आता है। तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि पुलिस का एक जरूरी फोन आया है। कुछ ही देर बाद जेम्स मुर्दा घर में अपने पिता की लाश देख रहा होता है। उसे बताया जाता है कि वॉल्टर की मौत हिट एंड रन में हुई है, लेकिन जेम्स कोई भावना नहीं दिखाता। इसके बाद जेम्स घर जाता है और अपने परिवार के लिए रात का खाना बनाने लगता है। जब उसकी पत्नी लैला उससे उसके दिन के बारे में पूछती है तो वो उसे ट्रेनिंग के बारे में बताता है और लापरवाही से बताता है कि वॉल्टर मर गया। उसे डैड कहने के बजाय उसका नाम लेकर बुलाता है। लैला कहती है कि उसे अपने भाई को बताना चाहिए। हालांकि जेम्स उसे याद दिलाता है कि उन्होंने सालों से बात नहीं की है और उसका भाई उसका फोन नहीं उठाएगा। ओक्लाहोमा में जेम्स का सौतेला भाई जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटाइना को अपना सामान पैक करते हुए पाता है क्योंकि वो जाना चाहती है। आज उसका जन्मदिन है और जॉनी भूल गया होता है। जॉनी हमेशा मजाक करता रहता है और किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता, इसीलिए वैलेंटाइना तंग आ गई है। जॉनी माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो बेहतर होगा, इसीलिए वैलेंटाइना उसे किस करती है। हालांकि वो उसे थप्पड़ भी मारती है और फिर भी चली जाती है। उदास जॉनी अगले कुछ घंटे पीने में बिताता है ताकि सब कुछ भूल जाए। उसी पल उसे लैला का फोन आता है जो उसे वॉल्टर की मौत के बारे में बताती है और उसे बताती है कि अंतिम संस्कार कल है। जॉनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपने पुलिस के काम के बारे में बताते हुए बाथरूम में चला जाता है। अचानक दो आदमी उसके पीछे आते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। जब जॉनी उन्हें देखने के लिए मुड़ता है तो गलती से उनके जूतों पर पेशाब कर देता है। ये आदमी वो पैकेट चाहते हैं जो वॉल्टर ने भेजा था, लेकिन जॉनी को कोई अंदाजा नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और बताता है कि उसने बचपन से वॉल्टर को नहीं देखा है। वे आदमी उसे अपने टैटू दिखाते हैं ये साबित करने के लिए कि वे याकूजा हैं और अगर वो पैकेट नहीं देता है तो उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। जॉनी अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने का नाटक करता है, सिर्फ उन पर हमला करने के लिए। वो अपने बाथरूम में लोगों को इधर उधर फेंकता है और दरवाजे समेत कई चीजें तोड़ देता है। एक तीसरा आदमी अंदर आता है और गोली चलाता है, इसीलिए जॉनी को छिपना पड़ता है। फिर पहले हमलावरों में से एक जाग जाता है, इसीलिए जॉनी उसे दरवाजे से टकराता है और शूटर को भी फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर देता है और लकड़ी के पार से उसे मुक्का मारता है। फिर जॉनी फर्नीचर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने के लिए थोड़ा ब्रेक भी लेता है। लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है और जॉनी दो आदमियों को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। आखिरी आदमी को जॉनी की मां की पूजा की जगह मिलती है और वो उसे तोड़ देता है, इसीलिए जॉनी एक ग्रेटर उठाता है और बेरहमी से एक आदमी के हाथ पर वार करता है। फिर वो उस आदमी का सिर टेबल पर पटकता है और पीछे से मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ देता है। उसी टेबल पर उसे वैलेंटाइना का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, किसी काम के लिए धन्यवाद नहीं। राक्षस और हमला करने के लिए वापस आते हैं और जॉनी का गला घोंटकर लगभग मार दिया जाता है, लेकिन वो उस आदमी को कांच के टुकड़ों पर फेंककर मार देता है। इसके बाद जॉनी अपनी मां की तस्वीर उठाता है जिसमें वो अपने बचपन में है। उसके पीछे वॉल्टर छिपा होता है और जॉनी उसका अपमान करता है। अगले दिन अंतिम संस्कार में जेम्स देखता है कि याकूजा और सिंडिकेट दोनों गैंग आए हैं। वो जॉनी के आने से भी हैरान होता है और वे तुरंत बहस और एक दूसरे का अपमान करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए प्रीस्ट को उन्हें डांटना पड़ता है। प्रीस्ट के भाषण के बाद वॉल्टर की राख को नाव से भेज दिया जाता है। बाद में जॉनी को पता चलता है कि जेम्स अपने बचपन के घर में रह रहा है। ये पता चलता है कि वॉल्टर ने जेम्स की मां को धोखा दिया था और अपनी प्रेमिका से जॉनी को जन्म दिया था। जेम्स की मां ने फिर भी जॉनी का अपने घर में स्वागत किया, लेकिन जेम्स को यह पसंद नहीं आया क्योंकि इस अफेयर ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। लंच के दौरान परिवार के साथ गवर्नर पीटरसन और जॉनी की सौतेली बहन होमनानी वर्क्स भी होती हैं। जॉनी बताता है कि वो अपने भाई के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि वो वॉल्टर के कातिल को ढूंढना चाहता है। जेम्स जोर देता है कि ये हिट एंड रन था, इसलिए जॉनी उसे पिछली रात के हमले के बारे में बताता है। बहस होती है और जेम्स जॉनी पर हर जगह मुसीबत लाने का आरोप लगाता है। जब जॉनी बताता है कि जब उसकी मां को मारा गया था तब जेम्स ने भी उसकी मदद नहीं की थी, तो जेम्स एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर उसे अकेले में बात करने के लिए कहता है। बीच पर दोनों भाई फिर से बहस करने लगते हैं और जेम्स ये मानने से इनकार कर देता है कि वॉल्टर की मौत हादसा नहीं थी, इसीलिए जॉनी उसे उंगली दिखाता है और चला जाता है। एक बार में जॉनी अपने पुराने दोस्त अलुकाई से मिलता है जो सिंडिकेट गैंग का है। अलुकाई का बॉस मिस्टर के जॉनी से मिलना चाहता है, लेकिन जॉनी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक उसे तबीयत खराब लगने लगती है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अलुकाई ने उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी। कुछ देर बाद जॉनी एक कमरे में मिस्टर के साथ उठता है जो बताता है कि जॉनी ने पहले उसके बहुत से आदमियों को चोट पहुंचाई थी। जॉनी कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिंडिकेट ने उसकी मां को मार दिया था। मिस्टर के जॉनी से हवाई छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, इसीलिए वो उसे एक टेबल पर फेंकता है और जॉनी की गर्दन पर अपने नाम का पहला अक्षर गोद लेता है। वो उसे 7 दिन का समय देता है या वे उसे मार देंगे।
इस बीच जेम्स डिटेक्टिव रेनर से मिलने जाता है और वॉल्टर की रिपोर्ट मांगता है। रेनर उसे बताता है कि वो देखने के लिए आजाद है, लेकिन कोई काम की जानकारी नहीं है। हादसा एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां लोग पुलिस से बात नहीं करते और एकमात्र कैमरा भी खराब था। पुलिस को यकीन है कि यह हिट एंड रन था, इसीलिए कोई भी इस मामले की जांच नहीं कर रहा है। फिर जेम्स स्टेशन से वॉल्टर का सामान लेता है। उसमें एक चाकू और एक वॉलेट है जिस पर एक टिकट है जिस पर अजीब शब्दों की एक लिस्ट है। उसी समय जॉनी वॉल्टर के घर में घुस जाता है। उसे डेस्क में एक बंदूक मिलती है और वो उसे रखने का फैसला करता है। अचानक कोई और अपार्टमेंट में घुसता है, इसलिए जॉनी दूसरे कमरे में छिप जाता है। पीका डेस्क पर रखे कागजात खोजने लगता है और जॉनी उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीका उस पर एक प्लेट फेंककर भाग जाता है। वो जमीन पर पहुंचने के लिए कई छतों और कारों पर कूदता है, लेकिन जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचता है तो जॉनी एक मुक्का मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर जॉनी पीका को एक बार में ले जाता है और उससे वजह पूछता है। पीका कहता है कि वो वॉल्टर के लिए काम करता था, जो उसके लिए पिता जैसा था। वॉल्टर के बहुत सारे दुश्मन थे जो उसे मारना चाहते थे और उसका आखिरी काम एक केटरिंग कंपनी के साथ था। पीका उनके लिए वेटर होने का नाटक करता है, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि वॉल्टर ने उसे वो काम क्यों दिया। जॉनी बताता है कि अब पीका उसके लिए काम करेगा और दर्द से पीका की टूटी हुई नाक को ठीक करने के लिए दबाता है। जेम्स की बात करें तो वो क्राइम वाली जगह पर आया है और सड़क पर टायर के निशान देख रहा है। फिर उसे एक एडल्ट शॉप में एक कैमरा दिखता है, इसलिए वो अंदर जाता है और सिक्योरिटी फुटेज देखने के बदले पैसे देने की कोशिश करता है। जब मालिक मना कर देता है तो जेम्स क्लर्क पर हमला करके उसके पियर्सिंग खींच लेता है। बाद में जॉनी और पीका विंडसर की जगह पर लौटते हैं और एक सर्फ बोर्ड पाते हैं। पीका कहता है कि वॉल्टर सर्फिंग नहीं करता था और जॉनी देखता है कि एक फिन गलत है। जब वो उसे खींचता है तो एक छिपे हुए कंपार्टमेंट से कुछ ब्लूप्रिंट्स गिरते हैं। जॉनी होनानी को कॉल करता है और उसे बताता है कि इन सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स पर पीटर की सरकारी मोहर है, इसलिए वो बाद में डेटाबेस चेक करने का वादा करती है। जब पीका जाने की कोशिश करता है तो अचानक सामने के दरवाजे से उसे चोट लगती है। जेम्स अपनी बंदूक निकालकर अपार्टमेंट में घुस जाता है, इसलिए जॉनी भी अपना हथियार निकाल लेता है। उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों एक ही केस पर काम कर रहे हैं। वे अपनी बंदूकें रख देते हैं और जेम्स स्टोर से सिक्योरिटी फुटेज वाली एक फ्लैश ड्राइव दिखाता है। जब वे इसे देखते हैं तो वे देखते हैं कि वैन पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं है, ड्राइवर कभी मुड़ता नहीं है, इसलिए जॉनी को लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है। लेकिन जेम्स को अभी भी और सबूत चाहिए। जॉनी पीका को वॉल्टर की पिछली नौकरी से केटरिंग कंपनी के बारे में जानकारी लाने के लिए भेजता है। वे गाड़ी चलाते समय बहस करते हैं, इसीलिए वे कोने के पास वाली गाड़ी को नहीं देख पाते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बड़ी कार उनकी कार को सड़क पर धकेलती रहती है, जिससे दूसरी गाड़ियां भी टकरा जाती हैं। फिर कार में बैठे कुछ लोग गोलियां चलाते हैं, इसलिए जॉनी स्पीड बढ़ाता है और गलती से कुछ रेस्टोरेंट्स की टेबल से टकरा जाता है। गाड़ियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, इसलिए वे निकल नहीं पाते। जॉनी दुश्मन की कार पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। शुक्र है जेम्स सिर में गोली मारकर शूटर को मारने में कामयाब हो जाता है। वो दूसरे आदमियों को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर जॉनी दरवाजे पर गोली मारता है और कार से बाहर कूद जाता है। वो सड़क पर दौड़ता है और अपने पीछा करने वालों पर गोलियां चलाता रहता है, जबकि आसपास सब घबरा जाते हैं। जेम्स खिड़की से कार से बाहर निकलने से पहले कुछ गोलियां ढूंढता है और दुश्मन की गाड़ी पर कूद जाता है। हालांकि उसकी गोलियां कांच को नहीं तोड़ पाती। जॉनी दुश्मन की गाड़ी के इंजन पर गोली चलाता है, जिससे कार में धमाका होता है और वो क्रैश हो जाती है, जबकि जेम्स फुटपाथ पर गिरता है। पुलिस स्टेशन में रेनर्ट भाइयों पर हंगामे के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि जॉन को 2 महीने पहले पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। अब उन पर ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जांच चल रही है। जेम्स रेनर्ट को फ्लैश ड्राइव देता है और उससे केस की जांच करने को कहता है, लेकिन रेनर्ट इससे नजरअंदाज कर देता है और उन्हें ठीक से पेश आने को कहता है। शाम को होनानी भाइयों को दिखाती है कि उसे सिस्टम में क्या मिला। ब्लूप्रिंट ईस्ट साइड की एक प्रॉपर्टी के थे और इन्हें मार्कस नाम के एक आदमी ने बनवाया था, जिसके दुनिया भर में रिजॉर्ट्स हैं। जेम्स ब्लूप्रिंट के पीछे सेक्रेट कसिनो प्रिंसेस लिखी एक मोहर देखता है, जो अजीब है क्योंकि आइलैंड पर जुआ गैर कानूनी है। ग्रुप सहमत होता है कि उन सभी को कल सालाना फंड रेजर के दौरान मार्कस से बात करनी होगी। अगली सुबह जेम्स जॉनी से पूछता है कि उसे सस्पेंड क्यों किया गया। जॉनी बताता है कि उसने एक डीलर को गोली मार दी थी जो बच्चों को नशीले पदार्थ बेच रहा था, और जेम्स बात मान लेता है। फिर वे उस जगह जाते हैं जहां कसिनो बनने वाला था। वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, वो हवाईयन विलेज है जो सदियों से स्थानीय समुदाय का है। उसी समय जॉनी को पीका का फोन आता है, जो उसे बताता है कि पुलिस ने नीली वैन पानी से निकाल ली है। वे मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुलिस को एक सरकारी अकाउंटेंट की लाश भी मिली है। वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन रेनर्ट के पास आइलैंड पर सभी रजिस्टर्ड नीली वैन की लिस्ट है। वे लिस्ट देखते हैं और उसे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेनर्ट उसे वापस ले लेता है और उन्हें इस झमेले से दूर रहने की याद दिलाता है। रेनर्ट जाने के बाद जॉनी पीका से हयाशी इंपोर्ट्स नाम पर रिसर्च करने को कहता है, जो लिस्ट में एकमात्र जापानी नाम था। कुछ घंटों बाद पीका फंड रेजर इवेंट में वेटर का काम कर रहा होता है और भाइयों के लिए एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म शर्ट लाता है ताकि वे चुपके से अंदर जा सकें। उसने हयाशी इंपोर्ट्स पर भी रिसर्च की है और पुष्टि करता है कि ये याकुजा का है। टीम अलग हो जाती है और जेम्स नाकामुरा को सर्व करने लगता है, जो अपनी प्लेट में हैप्पी पाउडर डाल देता है। जेम्स प्लेट से नाकामुरा का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और देखता है कि उस पर हयाशी इंपोर्ट्स लिखा है। वो कार्ड नाकामुरा को वापस दे देता है, ये कहकर कि उसे ये फर्श पर मिला था, और पूछता है कि क्या हयाशी इंपोर्ट्स की नीली वैन खो गई है। नाकामुरा जाने से पहले जेम्स को इशारों में धमकी देता है। इस बीच जॉनी मोनिका से खुद को मिलवाता है, जो उसका सरनेम पहचान लेती है और वॉल्टर के बारे में पूछती है। जॉनी की उसे घटना के बारे में बताने के बाद मोनिका बताती है कि वो मार्कस की पत्नी है और तलाक लेना चाहती है, इसीलिए उसने कुछ फायदा उठाने के लिए वॉल्टर को हायर किया। उसके बिना वो सुरक्षित
सुरक्षित नहीं रहेगी। वो पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती और जॉनी को कल एक पेंट हाउस में आने को कहती है। इसके बाद कुछ गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें मार्कस के पास ले जाते हैं, जो क्लेम करता है कि उसने वॉल्टर को हायर किया था और उसकी समझदारी के लिए उसे अच्छे पैसे दिए थे। वॉल्टर की मौत की खबर सुनकर मार्कस हैरान लगता है, हालांकि जॉनी को लगता है कि उसने ही उसे मारा है। गुस्से में मार्कस इससे इनकार करता है और कहता है कि उसने वॉल्टर को ये देखने के लिए हायर किया था कि मोनिका उसे धोखा दे रही है या नहीं। शुक्र है वो ऐसा नहीं कर रही थी। जब जॉनी डेस्क पर मिली एक ग्रेनेड से खेलने लगता है तो जेम्स को एक नैपकिन में 2 उंगलियां दिखती हैं। मार्कस उन्हें नजर से हटा देता है और भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद मार्कस मोनिका की तस्वीर देखता है और सोचता है कि उसने क्या किया है। अगले दिन जॉनी पेंट हाउस जाता है और वहाँ एम्बुलेंस, पुलिस और भीड़ देखता है। पास से देखने पर पता चलता है कि एक कार के ऊपर मोनिका की लाश पड़ी है। ऑफिशियल कहानी के मुताबिक वो अपनी बालकनी से गिर गई थी। गुस्से में जॉनी मार्कस के बंगले में लौटता है और अंदर जाने की कोशिश करते हुए रास्ते में आने वाले हर गार्ड से लड़ने लगता है। वो काफी लोगों को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आखिरकार गार्ड उसे हरा देते हैं। मार्कस उसे देखता है और जॉनी उस पर मोनिका को मारने का आरोप लगाता है, लेकिन एक बार फिर मार्कस इससे इनकार करता है और अपने आदमियों से पुलिस को बुलाने को कहता है। एक गार्ड जॉनी को लात मारकर बेहोश कर देता है। बाद में जेल में जॉनी से पीटर मिलने आता है, जो मार्कस को केस वापस लेने के लिए मना लेता है। वो जॉनी से पुलिस को मामला संभालने देने को कहता है और बताता है कि वॉल्टर में हमेशा से एक अंधेरा था। पीटर भाइयों में वो अंधेरा देखता है, इसीलिए वो चाहता है कि वे एक दूसरे में वो सहारा ढूंढे जो वॉल्टर को नहीं मिला था। जब जॉनी रिहा होता है तो जेम्स उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे मुसीबत खड़ी करने के लिए डांटता है, कहते हुए कि लोगों को मारने से उसकी माँ वापस नहीं आएगी। इससे जॉनी को गुस्सा आता है, इसीलिए वो जेम्स को सिर से टक्कर मारता है और उसे पीटने लगता है। जेम्स अपना बचाव करता है और वे पुलिस की गाड़ियों के ऊपर लड़ने लगते हैं, जिससे कुछ खिड़कियां टूट जाती हैं। लड़ाई जल्द ही कीचड़ में पहुंच जाती है और जेम्स हावी हो जाता है। जॉनी के चेहरे पर कई बार मारकर विजय प्राप्त करता है। जॉनी सोचता है कि कैसा आदमी अपने छोटे भाई को तब छोड़ देता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो उस समय की बात कर रहा था जब जेम्स ने उसे दूर भेज दिया था। हालांकि जेम्स कहता है कि उसने ऐसा उसे बचाने के लिए किया था क्योंकि सिंडिकेट उसे मारने वाला था। जॉनी ने बताया कि उसे अपनी मां की लाश का मंजर परेशान करता है और जेम्स ही उसके पास बचा था। आखिरकार अपने कामों की गंभीरता को समझते हुए जेम्स माफी मांगता है। बाद में घर पर जॉनी को वैलेंटीना का फोन आता है, जो मेल लेने के लिए उसके घर गई थी और उसे मेंटिस का पैकेज मिला। उसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव थी और जॉनी उससे उसे हवाई लाने के लिए कहता है। एयरपोर्ट पर जॉनी वैलेंटीना को गले लगाकर रिसीव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस अपना सूटकेस उस पर फेंक देती है। सब कार में बैठ जाते हैं और पिका अपने कंप्यूटर पर फ्लैश ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक बैंकिंग फाइल मिलती है। वैलेंटीना को एहसास होता है कि ये एक कोल्ड वॉलेट है और बताती है कि ये डिजिटली एन्क्रिप्टेड है। फ्लैश ड्राइव चाबी थी, जिसका मतलब है कि याकुजा किसी के अकाउंट को एक्सेस करना चाहता था। पासवर्ड के लिए 12 रैंडमली जनरेट किए गए शब्दों की जरूरत थी, इसलिए जेम्स पिका को टिकट देता है जो वॉल्टर के वॉलेट में मिला था। अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां चलाने लगता है। जॉनी वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स को कार कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे गोलियों से बचना था। वैलेंटीना उसे ड्राइव करने के लिए मनाती है और कमाल की स्किल दिखाती है। वो तेजी से गाड़ी चलाती है, हर क्रैश हुई कार के चारों ओर से ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और 2 आदमी एक बाइक पर दिखाई देते हैं। जब वे गोली चलाते हैं तो वैलेंटीना को अचानक मोड़ लेना पड़ता है और वो पीछे की ओर गाड़ी चलाने लगती है। जॉनी उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर निशाना चूक जाता है, इसलिए वैलेंटीना जानबूझकर कार रोक देती है। बाइक उससे टकरा जाती है और आदमी कार के ऊपर गिर जाते हैं। वैलेंटीना फिर से गाड़ी चलाती है, जबकि एक आदमी अपने ब्लेड की मदद से कार की छत पर रेंगता है। वो पीछे की खिड़की तक पहुंचता है और पिका का कंप्यूटर लेने के लिए कार के अंदर घुस जाता है। जेम्स उससे लड़ने लगता है, जबकि दूसरे आदमी को हुड पर ले आता है। कुछ मुक्के मारने के बाद उसे आने वाले ट्रक से बचने के लिए वापस अंदर जाना पड़ता है। वैलेंटीना कार को हिलाती है ताकि वो आदमी दरवाजे पर लटका रह जाए, इसलिए वो उसे अपनी बंदूक से मारता है। जॉनी गोलियों से बचने के लिए अपना हाथ आगे करता है और वैलेंटीना दुश्मन को कुचलने के लिए गाड़ी को फेंस के बहुत करीब ले जाती है, जब तक कि वे उसका हाथ फाड़ नहीं देते और लाश को सड़क पर फेंक देते हैं। जेम्स एक दरवाजा खोलता है और दूसरे आदमी को धक्का देकर उसका सिर फुटपाथ पर टिका देता है। लाश को सड़क पर फेंक देते हैं। इससे कुछ आम लोगों की गाड़ियां टकरा जाती हैं। जैसे ही वैलेंटीना जॉनी को किस करती है, हेलीकॉप्टर फिर से आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वे भी फायरिंग करते हैं और जेम्स शूटर के सिर में गोली मारने में कामयाब हो जाता है। लाश पीछे गिर जाती है और गोलियां पायलट को लग जाती हैं, इसलिए चॉपर जल्द ही सड़क पर क्रैश हो जाता है। वैलेंटीना जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाती है और धमाके से बचने के लिए ठीक समय पर एक टनल में घुस जाती है। उसके बाद ग्रुप ब्रेक लेता है और पिका आखिरकार फ्लैश ड्राइव की जानकारी एक्सेस कर लेता है। $12 मिलियन प्रति वर्ष पीटर को ट्रांसफर किए गए थे, जिससे ग्रुप को एहसास होता है कि मार्कस जुए को कानूनी बनाने के लिए पीटर को पैसे दे रहा था ताकि वो अपना कसिनो खोल सके, और याकुजा को सुरक्षा के लिए हायर किया गया था। जब वॉल्टर को शादी की जांच करने के लिए हायर किया गया तो वो गलती से इस साजिश में फंस गया। सरकारी अकाउंट ने शायद वॉल्टर को सारी जानकारी दे दी थी और पीटर को इसका पता चल गया, इसलिए उसे अपना राज बचाने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों को मारना पड़ा। इस बीच हुआनानी पीटर को ब्लूप्रिंट दिखाती है, ये कहते हुए कि मार्कस शायद उतना अच्छा आदमी नहीं है। पीटर ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ नहीं पता था और ब्लूप्रिंट ले लेता है।
सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने का वादा करता है। जब ग्रुप घर पहुंचता है तो जेम्स को अपना परिवार नहीं मिलता और वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फर्श पर लैला का फोन मिलता है। वो बेसब्री से घर में खोजता है और अपने बच्चों को बाथरूम में छिपा हुआ पाकर राहत महसूस करता है। वे उसे बताते हैं कि लैला को किडनैप कर लिया गया है और जेम्स उन्हें बताता है कि इसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। उसी पल मार्कस उन्हें लैला और हुआ नानी का एक वीडियो भेजता है जिसमें वे बेसमेंट में बंधी हुई हैं। वो चाहता है कि वे उसे महिलाओं की जान के बदले फ्लैश ड्राइव दें। गुस्से में जेम्स अपना हथियार निकालता है और दोनों भाई जितनी बंदूकें ले जा सकते थे उतनी ले लेते हैं। शाम को दोनों मार्कस के बंगले के बाहर 2 गार्ड्स को गोली मारते हुए यार्ड पार करते हैं। आसपास और भी गार्ड थे और वे सभी चुपचाप मारे जाते हैं। अचानक मार्कस की कार का एक शीशा टूट जाता है और गार्ड करीब से देखने पर एक नोट पाते हैं जिसमें उन्हें मुस्कुराने के लिए कहा गया था। फिर जॉनी उन्हें मार देता है। जेम्स स्नाइपर के तौर पर बैकअप देता है और पहली मंजिल पर एक आदमी को मारने की भी कोशिश करता है। हालांकि शीशा बुलेट प्रूफ था और उससे हुए शोर से गार्ड खिड़की खोल देता है। जेम्स उसे भी मार देता है। अचानक घर की बिजली चली जाती है और मार्कस अपने बेसमेंट के एक गार्ड को जांच के लिए भेजता है। वो देखता है कि सभी केबल काट दिए गए हैं और रेडियो पर मार्कस को ये बताता है। जब वो मुड़ता है तो उसे अपने सभी साथियों की लाशें फर्श पर मिलती हैं। उसी पल जॉनी पीछे से उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है और रेडियो लेकर मार्कस को बताता है कि वे जल्द ही उससे मिलने आ रहे हैं। फिर मार्कस नाकामुरा और अपने आदमियों को भेजता है। जेम्स उन्हें एक कमरे में पाता है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक गार्ड भागने की कोशिश करता है, इसलिए जेम्स उसे पकड़ लेता है और हथौड़े से उसके सिर पर मारना शुरू कर देता है। जॉनी को उसे शांत करने के लिए आना पड़ता है। इसके बाद दोनों भाई आखिरकार बेसमेंट में पहुंचते हैं और महिलाओं को आजाद करते हैं। वे भागना शुरू कर देती हैं, लेकिन जॉनी मार्कस से बदला लेने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। लैला कहती है कि वो ठीक रहेगी और जेम्स को भी रुकने के लिए मना लेती है। जब महिलाएं चली जाती हैं तो जेम्स बेसमेंट में लौटता है और नाकामुरा को पाता है, इसलिए एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। नाकामुरा गोलियों के बीच हैप्पी पाउडर खाता है और जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो तलवार उठा लेता है। जेम्स हाथ से लड़ाई करके अपना बचाव करता है, फिर एक गदा ले लेता है। नाकामुरा के चेहरे पर गदा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद जेम्स उसकी बांह तोड़ देता है। इससे वो तलवार लेकर उसे चाकू घोंप देता है और ब्लेड उसके चेहरे में घुसा देता है। इस बीच जॉनी मार्कस को अपनी नाव से भागने की कोशिश करता हुआ पाता है। वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। वे हाथ से लड़ना शुरू करते हैं और जो भी चीज उनके हाथ लगती है एक दूसरे पर फेंकते हैं। मार्कस को एक हुक मिलता है और वो जॉनी के कंधे में उसे घोंपकर उसके शरीर को जमीन पर घसीटता है। फिर मार्कस अपनी गन वापस लेता है और खुद से बातें करने लगता है, जिससे जॉनी को वो ग्रेनेड एक्टिवेट करने का समय मिल जाता है जो उसने छिपा रखा था। गुस्से में मार्कस जॉनी पर गोली चला देता है, जिससे ग्रेनेड फटने से ठीक पहले वो पानी में गिर जाता है। उसी पल जेम्स घाट पर पहुंचता है और अपने भाई को बचाने के लिए तेजी से पानी में कूदता है। साथ में वे सतह पर लौटते हैं और उस आग को देखते हैं जिसने मार्कस को मार दिया था। सुबह पीटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में परिवार समुद्र तट पर आराम करता है और अपने खोए हुए प्रियजनों की तस्वीरें लगाता है। जॉनी इतने समय तक घर से दूर रहने के लिए अपनी मां से माफी मांगता है और वैलेंटीना के साथ बेहतर करने का वादा करता है। उसी पल मिस्टर के आते हैं और बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि जॉनी जाए। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि याकुजा से लड़ने के लिए उसे मजबूर किया जाए। अब उसका गैंग फिर से द्वीप पर अकेला है। धन्यवाद के तौर पर मिस्टर के जॉनी को एक कागज देते हैं जिस पर उसकी मां के हत्यारे का नाम लिखा होता है। वो जॉनी को दिखाता है, जो कहता है कि वो उसका साथ देगा, लेकिन ये भी बताता है कि वॉल्टर ने फ्लैश ड्राइव उसे घर वापस लाने के लिए भेजी थी। जॉनी आखिरकार अपने गुस्से को पीछे छोड़ने के लिए कागज जलाने का फैसला करता है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने परिवार के साथ शामिल हो जाता है।